दोस्तों, आज की जो कहानी है एक ऐसी लड़की की है जो पढ़ी लिखी लड़की होती है और वो एक प्यार के चक्कर में पड़ जाती है। और प्यार के चक्कर में पड़ने के बाद में वो इस कदर उस लड़के के प्यार में पागल हो जाती है कि उसे अच्छा बुरा कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। यहाँ तक कि जब उसकी ये बातें घर वालों को पता चलती है तो घर वाले भी समझाते हैं कि बेटी ये सब सही नहीं, तुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है। लेकिन वो जो लड़की होती है उस लड़के से शादी करने की जिद पकड़ लेती है और घर वालों को आखिरकार मजबूर होकर के उस लड़की की शादी करानी पड़ती है। अब जब शादी हो जाती है तो कुछ समय ठीक चलता है, उसके बाद में उस लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लग जाता है ससुराल में। और वो इस कदर प्रताड़ित हो जाती है कि अपने आप को एक वो दिन आता है कि सोच लेती है कि मैं आज आत्महत्या कर लूँ। लेकिन उसकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति आता है कि शायद उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देता है। तो दोस्तों, आखिर कौन थी ये लड़की, जानेंगे हम इस कहानी में। तो बने रहें वीडियो में, पूरा एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर जाना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लेकिन दोस्तों, ये कहानी स्पेशल उन लड़कियों के लिए है जो कि जवानी की दहलीज पे कदम रखती हैं और अपना अच्छा बुरा कुछ समझती नहीं हैं और किसी लड़के को दिल दे बैठती हैं और फिर उसी के प्यार के चक्कर में पड़ के अपने घर वालों से बगावत कर लेती हैं। और वो सोचती हैं कि मैं जो कर रही हूँ वही अच्छा है, घर वालों को मेरी चिंता ही नहीं। तो जानेंगे इस कहानी में दोस्तों, बने रहे मेरे साथ पूरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। आज की जो कहानी है वो दिल्ली से है। दिल्ली में एक परिवार होता है, उस परिवार में एक लड़की पैदा होती है। लड़की जब पैदा होती है तो लड़की को हमारे यहाँ पर लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। वो सब परिवार वाले खुश थे कि घर में लक्ष्मी आए। अब लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी, उसकी पढ़ाई चालू हो जाती है। लगभग अब वो इंटर में पहुंच जाती, यानी कि 12वीं में पढ़ रही होती है और 12वीं के पेपर देके वो पास भी कर लेती है। उसके बाद में अब वो सोचती है कि आगे आखिर मैं क्या करूं, तो वो मेकअप की ट्रेनिंग करने लगती है। और मेकअप की जब ट्रेनिंग करती है तो इसी बीच में एक लड़के से उसकी आंख लग जाती है, यानी कि उसको एक लड़का पसंद आ जाता है। अब वो उस ट्रेनिंग के ही दौरान, उधर ट्रेनिंग तो चली रही थी मेकअप की और इधर उस लड़के से बातचीत चालू हो जाती है। अब वो लड़का उस लड़की के दिल में इतना समा जाता है कि अब वो दिन रात उस लड़के के बारे में सोचती है। लड़की की उम्र अब 19 साल की हो चुकी थी और हमारे यहाँ का जो कानून है वो 18 साल में लड़की को बालिग मान्यता दे देता है। लड़की जो थी 19 साल की हो चुकी थी। लड़की अब उस लड़के से प्यार करती है, उसके साथ में घूमना फिरना, मिलना उठना बैठना सब चलने लगता है। लड़की जो होती है अब वो ये सोच लेती है कि मैं आगे की ज़िंदगी जो मेरी है वो मैं इसी के साथ में बिताऊंगी, यानी कि उससे मैं शादी करूंगी। अब वो लड़की अपने जब घर जाती है अपने माता पिता को बताती है कि माँ, मुझे एक लड़का पसंद आया और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो उसके जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटी, इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती हैं। तुम्हें अब ये नहीं पता है कि तुम्हारी लाइफ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। माता पिता यानी कि बहुत कुछ समझाते हैं, लेकिन उस लड़की के ऊपर तो बस प्यार का भूत सवार था। क्योंकि जो चढ़ती जवानी होती है अक्सर लड़कियां ये गलती कर जाती है और वही गलती उसने भी की थी। उसे तो यही लग रहा था कि माता पिता मेरी अच्छाई नहीं चाह रहे, इसलिए ये सब करने के लिए मना कर रहे हैं। अब जो वो लड़की होती है वो जिद कर बैठती है अपने माता पिता से कि मैं शादी करूँगी तो उसी के साथ में करूँगी। आखिर जो उसके माता पिता होते हैं लड़की के हार थक के उसकी जिद के आगे टूट जाते हैं और उसके बाद में उस लड़के से मिलते और उसके घर पे जाते हैं देखने कि आखिर लड़का क्या करता कैसा है। अब जब उसके घर पे जाते हैं तो बताया जाता है कि लड़का तो प्रॉपर्टी बिजनेस का काम करता है, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर की दुकान है। घर भी ठीक ठाक था। जो उसके माता पिता होते लड़की के देख के चले जाते हैं। अब ये शादी एक कोर्ट द्वारा तय की जाती है, यानी कि ये शादी लव मैरिज थी। अब लड़के वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसे रीति रिवाज है कि हमारे यहाँ इतना तोला सोना चढ़ता है, इतने पैसे दिए जाते हैं, इतने इतने लिफाफे में इतने पैसे होते हैं और हमने अपनी लड़कियों को ऐसी गाड़ी दी तो इससे बड़ी हमें मिलनी चाहिए, यानी कि एक लालच वाली बात करते हैं।
जो कि उस लड़की के पिताजी होते हैं बिल्कुल समझ रहे होते हैं कि ये लोग लालची इंसान हैं। वहाँ पर जब बात हो जाती है तो वो घर पे आके अपनी लड़की को समझाते हैं कि बेटा, वो लोग लालची इंसान लग रहे हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं वो इंसान सही नहीं लग रहे हैं। लेकिन वही बात फिर से मैं दोहराता हूँ कि उस लड़की के ऊपर तो प्यार का भूत सवार था। उसे अच्छा बुरे का कुछ भी पता नहीं था। बस उसे ये लगता था कि जो मैं कर रही हूँ वही अच्छा है। लेकिन माँ बाप की तो ज़िंदगी बीत जाती है, उन्हें इतना तजुर्बा होता है कि वो अपने बेटों को, औलादों को अच्छा समझाते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। और उन्होंने अपनी बेटी को यही समझाया, लेकिन उनकी जब बेटी नहीं मानती है तो आखिरकार वो शादी उसकी करा देते उस लड़के के साथ में। अब जो लड़की होती है अपने घर से वो चली जाती है अपनी ससुराल। हालांकि उस लड़की के जो माता पिता होते हैं वो बताते वो सारा कुछ देते हैं दहेज में, क्योंकि आखिरकार उन्हें अपनी लड़की का भविष्य खुशी से भरा चाहिए था। अगर नहीं देंगे तो उनकी लड़की प्रताड़ित की जाएगी। और वो जो लड़की के पिता थे वो कोई ज़्यादा रईस आदमी, पैसे वाले नहीं होते, मिडिल क्लास फैमिली से होते। उनका जो कारोबार होता है सब्जी का होता है। अब जब वो लड़की अपने ससुराल पहुंच जाती है, शुरुआत के 2-3 महीने बहुत अच्छे गुजरते हैं। हर कोई उससे अच्छे से पेश आता है। जब 2-3 महीने बढ़िया से गुजर जाते हैं, उसके बाद में उस लड़की को पता चलता है कि जो वो प्रॉपर्टी का बिजनेस बताया था शादी से पहले, उसके माँ बाप आए थे उन्हें बताया था, वो दुकान ऑफिस बंद कर दिया जाता है। और पता चलता है कि असल में वो प्रॉपर्टी का तो कोई बिजनेस धंधा करते ही नहीं, ये सब झूठ दिखाया गया, ये सब फेक था। उनका असली काम था जुए खेलना, पत्ते खेलना। जब ये बात उस लड़की को पता चलती है तो एकदम शॉक्स हो जाती है। उसे एक झटका सा लगता है कि आखिर मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया और ये झूठ क्यों बोले। लेकिन वो सोचती है चलो जो भी हो, जैसा भी, मुझे क्या करना, मैं तो अपने पति के साथ रह ही रही हूँ और वैसे भी ये कमा के लाएंगे, खिलाएंगे, क्या करना। वो सोच लेती है कि मैं एक औरत हूँ तो थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। समय बीतने लगता है धीरे धीरे। अब वो लोग कुछ काम करते नहीं हैं तो आर्थिक तंगी भी घर में आ जाती है। और अब उसकी जो लड़की की सास होती है, ससुर होते हैं, उसका पति होता है, ताने देना चालू कर देता है उस लड़की को और कहता है कि तुम्हारे पिता ने तो बहुत कम दहेज दिया है, एक काम करो, थोड़ा बहुत खर्चे का पैसा अपने माँ बाप से मांग लिया करो। अब वो जो लड़की होती है वो मन ही मन में सोचती है कि शायद मुझे लगता है कि मेरे माता पिता जो कह रहे थे कि ये लोग लालची व्यक्ति हैं, आदमी हैं, वो सही ही कह रहे थे। शायद मैं गलत जगह फंस गई, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। अब धीरे धीरे उस लड़की को ताने मिलना शुरू हो जाते हैं और वो ताने अब बर्दाश्त भी करने लगती है और मन में सोच लेती है कि शायद मैं औरत हूँ, इसलिए हर औरत को ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। और वो एक नॉर्मली ज़िंदगी जीने लगती है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है। अब वो एक समय जब आता है कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब प्रेग्नेंट हो जाती है और इधर अब मानसिक रूप से उसका शोषण होने लगता है। और यहाँ तक कि मानसिक ही नहीं, शारीरिक रूप से भी उसका शोषण होने लगता है। यानी कि उसको हर कोई टॉर्चर तो करता था दहेज को लेकर के, पैसों को लेकर में, लेकिन साथ साथ में जो उसका पति था, जो उसका बॉयफ्रेंड था, किसी समय उस पर जान छिड़कता था, वही व्यक्ति अब उसके साथ में बात बात पे बहस और मारा पीटी भी करने लगता था। अब वो जो लड़की थी वो नॉर्मली सह लेती थी, कुछ भी अपने घर पे बताती नहीं थी, क्योंकि अगर घर पे बताए गए तो वो भी सोचती थी आखिर माँ बाप ने तो पहले ही मना किया था कि ये सब गलत है, तो ये सब मत कर, ये तेरे लिए अच्छा नहीं। लेकिन वो लड़की के ऊपर ऐसा प्यार का भूत सवार था, वो मानी ही नहीं। अब समय धीरे धीरे बीतने लगता और वो जब लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके फैमिली वाले यानी कि ससुराल वाले कहीं बाहर जाते और कहते हैं शाम को हम आ जाएंगे। अब वो शाम को जब उसके फैमिली वाले आते नहीं हैं तो वो खाना वगैरह बनाती है और बना के रख लेती है। अब आप सोचिए 5 महीने की प्रेग्नेंट और उसको भूख भी तेज लगी होती है। वो इंतज़ार करते करते थक जाती, लेकिन वो आते नहीं हैं। जब उसे भूख लगती तो वो स्वयं बैठ करके खाने लग जाती है और इसी बीच में उसके ससुराल वाले आ जाते हैं। आने के बाद में जब वो देखते हैं कि उसकी बहू जो है वो अकेले ही भोजन कर रही, हमारा इंतज़ार भी नहीं किया, तो तरह तरह के ताने देने लगते। कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है, जो तुम अकेले ही खा रहे हैं, हम लोग अभी आए भी नहीं, तरह तरह की बातें करते हैं। आप सोचिए, एक तो
उसे भूख लगी और ऊपर से 5 महीने की प्रेग्नेंट। अब परिस्थिति ये बन गई थी कि उसको पर डे प्रताड़ित किया जाने लगा। हालांकि वो ये चीज़ अपने माइंड में रखती थी कि औरत हूँ, मुझे बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। समय धीरे धीरे बीतने लगता और शारीरिक जो उसकी हालत होती वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि अब उसके जो घर वाले थे उसे ये भी टॉर्चर करते थे कि तू प्रेग्नेंट है, तू ऐसे चल, ऐसे सामान रख, ये कर वो कर, जिससे बच्चा की डिलीवरी नॉर्मली हो जाएगी। होता ये है कि उसको जो 9 महीने के बाद में बच्चा होता है वो समय से 2 महीने पहले ही डिलीवरी उसकी हो जाती है। अब जब वो हॉस्पिटल में होती है, 2 महीने पहले डिलीवरी हो जाती है, तो वो बच्चा डॉक्टर की केयर में रहता है। अब वो लड़की तो घर पे आ जाती है। अब उस लड़की के साथ में उसके जो ससुराल वाले होते हैं, उसका पति होता है, ताने मारने लगते हैं कि इलाज में तेरे इतने पैसे लग गए, तेरे घर वालों ने कुछ भी मदद नहीं की, तू अपने घर पे पैसे मांग, इस तरह उसे टॉर्चर करने लगते हैं। लगभग वो 2.5 लाख के आसपास बताते हैं। तो वो अपने घर पे फ़ोन करती, वैसे कोई भी बात अपने माता पिता से वो कहती नहीं, क्योंकि वो यही सोचती कि जो मैंने किया वो मैं ही भुगतना है, घर वालों को क्यों परेशान करें। अब वो फ़ोन करती है अपने माता पिता से और किसी बहाने से कहती है कि मम्मी ना हो तो थोड़े बहुत पैसे मुझे दे दो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ गया। कभी वो ये नहीं बताती है कि मेरे ससुराल वाले, मेरी सास ससुर या मेरे पति मुझे टॉर्चर करते, मुझे मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, मुझे पैसे मांगने के लिए बोलते हैं कभी भी। लेकिन वो अपने माता पिता से पैसे मांगती नहीं। लेकिन उस दिन वो फ़ोन करके कहती है कि कुछ पैसे हों तो ले आना। जब उसकी माँ आती है तो 1 लाख रुपए ले आती है और अपने बेटी के हाथ में रख देती है और उसके बाद में मिलती है और चली जाती है। अब वो 1 लाख रुपए उठा करके अपने ससुराल वालों को दे देती है और सोचती है कि शायद अब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये तो होता रहता है, बच्चा वगैरह हो जाएगा फिर नॉर्मल हो जाता है, तो अब तो बच्चा भी हो चुका। लेकिन उसके ससुराल वाले इतने लालची थे कि 1 लाख रुपए लेने के बाद भी ताना मारते हुए कहते हैं कि खर्चे में तो 2.5 लाख रुपए खर्च हो गया और दिया कितना, 1 लाख रुपए। यानी कि 1 लाख रुपए लेने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं होती है। अब धीरे धीरे समय और बीतने लगता है। अब वो लोग खर्चे के लिए उसे बात बात पे पैसे मांगने के लिए कहते, लेकिन वो साफ कह देते कि मेरे पिताजी इतने अमीर नहीं हैं जो तुम लोगों को पैसा दे पाएँ। अब वो स्पष्ट तौर पे मना कर देती है और अब धीरे धीरे उसका बच्चा 3 महीने का हो जाता है। अब वो मेकअप का काम तो सीखे हुए होती है, तो वो कहती है कि मैं कहीं पर जॉब कर लेती हूँ। तो एक जगह वो जॉब देखती है जो कि अब नोएडा में वो देखती है और वो नोएडा में जॉब करने के लिए जाना चाहती है। तो अपने ससुराल वालों से कहती है कि मेरे बच्चे को तुम देख लिया करना, मैं जॉब कर लिया करूँगी। लेकिन उसके ससुराल वाले स्पष्ट तौर पे मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं देख पाऊँगे, कुछ भी तुम करो। अब वो क्या करती है कि जब वो जॉब करने जाती है तो अपना बच्चा अपने मायके वाले यानी कि अपनी माँ को दे जाती और वो जॉब करती, फिर वहाँ से आती, अपना बच्चा लेती, उसके बाद में फिर से ससुराल आ जाती। अब ये रोज़ का काम चलने लगा, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन चल नहीं सका। मात्र वो 3 महीने जॉब करती, उसके बाद में वो जॉब छोड़ देती है, क्योंकि उसका शरीर भी अभी इतना अच्छा नहीं होता है, शरीर भी उसका जवाब दे जाता है, वो शरीर उसका काम नहीं देता है। 3 महीने जॉब करने के बाद में जब वो छोड़ देती है, उसके बाद में फिर धीरे धीरे समय कटता रहता है और इधर उधर वो किसी प्रकार से अपना गुजारा करती रहती है। अब होता ये है कि अचानक उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और बहुत ज़्यादा उसका वेट लॉस हो जाता है, यानी कि वो दुबली पतली हो जाती है, दिन पे दिन शरीर का वजन गिरने लगता है, तो वो चेकअप कराती है और चेकअप कराती है 14 जुलाई को। जब 14 जुलाई को उसका चेकअप होता है तब उसको पता चलता है कि उसको टीबी की बीमारी है। जब ये बात पता चलती है तो वो और परेशान हो जाती कि एक तो ससुराल वाले उसके वैसे भी उसे प्रताड़ित करते हैं, उसे कुछ भी खर्चा देते नहीं, उल्टा उससे कहते हैं कि अपने माँ बाप से खर्चा लाओ। अब तो उसे टीबी है और वो जैसे ही ये बात पता चलती उसके ससुराल वालों को, स्पष्ट तौर पे ससुराल वाले कह देते मैं तेरा इलाज नहीं करा पाऊँगा और तू मेरे घर से निकल जा। जब इतनी बात वो सुनती है तो क्या कर सकती थी। आखिरकार वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि माँ, मुझे टीबी की प्रॉब्लम है और मैं अब कुछ समय के लिए आराम करना चाहती हूँ, क्या आ जाऊँ घर पे।
कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते जो अपनी औलाद के लिए मना कर दें। वो कह देते हैं उस लड़की से कि आ जाओ, तो वो लड़की अपना सामान पैक करके और अपने जो उसकी बच्ची होती है उसको लेकर मायके पहुंच जाती और मायके में रहने लगती है। वो स्पष्ट तौर पे ये नहीं बताती है कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने निकाल दिया है। उसके बाद में अब वो अपने मायके ही रहने लगती और वहीं पर अपना इलाज चलाने लगती। लेकिन कोई भी लड़की हो, जब शादी के बाद में ज़्यादा समय के लिए मायके रहने लग जाए तो लोग तरह की बातें करते हैं। जो लोग होते मोहल्ले पड़ोस के तरह तरह की बातें करते हैं। तो वो जब सुनती थी उसे थोड़ा अजीब फील होता था। तो उसने सोचा चलो ऐसा करते हैं कि बीच बीच में ससुराल में भी 1-2 दिन बिता आया करेंगे और उसके बाद फिर आ जाया करेंगे, जिससे लोग कुछ कहेंगे भी नहीं। वो लड़की फिर से ससुराल पहुंच जाती है और ससुराल में पहुंचने के बाद में जैसे वो पहुंचती है, ससुराल वाले उस पर फिर से भड़क उठते और कहने लगते हैं कि वहाँ से तू विदा होके आई, तेरे माँ बाप ने कितने रुपए दिए। अब कुछ बोला हो, दिए हो, तब तो वो लड़की अपने माँ बाप से कुछ मांगती नहीं और वो भी कुछ देते नहीं हैं, क्योंकि वो कह के गई होती है कि मैं 2 दिन बाद फिर से आ जाऊंगी, इसलिए उसके माँ बाप भी कुछ देते नहीं हैं। वो स्पष्ट तौर पे बोल देती है कि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया। तो उसका जो पति होता है अब उस रात को वो बहस करने लगता है और मारने लगता है। उसके एक थप्पड़ इतना तेज की मारता है जो कि अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा। शरीर उसका सुन्न सा हो जाता है, क्योंकि जो कि टीबी की दवाएं होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। उसके बाद में उस पर थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ रहे थे और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा। लगभग आधा पौन घंटे के बाद उसे जब ये सब बंद हो जाता है, उसके पति की भड़ास निकल जाती है, मार मूर के अलग हो जाता है, तब वो समझ में आती है कि मेरे इधर कान की तरफ थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। ज़्यादा पता नहीं चल रहा था और उसका एक तरफ का जो जबड़ा होता है वो सूज जाता है। लेकिन जैसे जैसे रात बीतने लगती है उसका दर्द बढ़ता चला जाता है और बढ़ने के बाद में वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि अब उससे बर्दाश्त नहीं होता है। जब बर्दाश्त नहीं होता है तो सुबह लगभग 4 बज रहे होते अपने पति को वो जगाती है और कहती है कि मेरे कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मेरी दवाई दिलवाओ। लेकिन उसका पति टस से मस नहीं होता है, ना ही उसे दवाई दिलवाता है और वो दोबारा से सो जाता है, उसकी बात पे गौर ही नहीं करता है। अब वो जो लड़की होती है फाइनली वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुकी थी। वो सोचती है कि जब मैं पढ़ती थी, अपने माता पिता के यहाँ रहती थी, कितना मैं खुश थी और आज मेरी हालत क्या हो गई। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन? आखिर जिम्मेदार तो वही लड़की स्वयं है ना। इसलिए वो अपने माता पिता से भी कहती तो क्या कहती, तो वो सोच लेती है कि अब मैं आगे का जीवन नहीं जीऊँगी और मैं आत्महत्या कर लूँगी। अब वो ये सोच करके उस कमरे से अपना फ़ोन उठाती है और ये सब करने के लिए चलती। लेकिन उससे पहले वो सोचती है कि मेरी एक मुस्कान नाम की फ्रेंड है, तो उससे मैं बात कर लेती हूँ। वो मुस्कान नाम की उसकी फ्रेंड के पास कॉल करती है और कॉल करने के बाद में शादी से लेके अब तक जो भी उसके साथ में बीता है वो सारी बात अपनी फ्रेंड मुस्कान को बता देती है। और बताने के बाद में फिर वो कहती मैं आज आत्महत्या करने जा रही हूँ, प्लीज़ मेरे माता पिता को समझा देना। लेकिन जो उसकी फ्रेंड होती है मुस्कान, वो समझाती। दरअसल सच्चे में असली दोस्त होते भी ऐसे हैं, जो मुसीबत में काम आए वही सच्चे दोस्त होते हैं। और वही काम वो मुस्कान करती है कि उस लड़की को समझाती है कि देख तू ये सब तो कर लेगी, लेकिन तेरी उस लड़की का क्या होगा, तो अपने बच्चे के लिए जी, अपनी लड़की के लिए जी। बहुत ज़्यादा वो समझाती है तो उसके थोड़ा समझ में आ जाती है और वो फिर नॉर्मली जो उसने आत्महत्या का प्लान सोचा था वो कैंसिल कर देती है और फिर से अपना बैठ जाती है। उसके बाद में वो लड़की तो अपने माता पिता को फिर भी कुछ भी नहीं बताती है कि आखिरकार उसके साथ गुजरा क्या। लेकिन जो उसकी फ्रेंड मुस्कान थी वो अगले ही दिन सुबह फ़ोन मिलाती है और उस लड़की के माँ को सारी कहानी शादी से लेकर के अब तक की जो भी उस लड़की ने मुस्कान को बताई थी वो सारी कहानी बता देती। जब उस लड़की की माँ सुनती है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आखिरकार मेरी लड़की इतना सब कुछ बर्दाश्त करती रही, कभी इसने मुझे कुछ बताया नहीं, काश बता दिया होता तो आज ये सब नहीं होता है। उसके बाद उसकी माँ नॉर्मली अपनी लड़की के पास में फ़ोन करती है और कहती है कि बेटी कैसी हो। तो वो लड़की कहती है
कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी माँ कहती है कि और क्या हो रहा घर में, तो वो कहती है कि हम खाना खा के अभी बैठी हैं। तो उसकी माँ ये भी कहती कि तू तो कह के कि 2 दिन में आ जाऊँगी और तुम आई नहीं। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ। उसके बाद में वो अपनी बेटी को लेती है और फिर से मायके पहुँच जाती है। उस लड़की को उसकी माँ भनक भी नहीं होने देती है कि आखिरकार उसे सारा कुछ पता चल चुका है। वो तो यही सोचती है कि माँ ने नॉर्मली ऐसी फ़ोन किया होगा हालचाल लेने के लिए और मैं 2 दिन की तो बोल के आई थी। अब जब ये लड़की अपने मायके पहुंच जाती है, उसकी हालत जब उसके माता पिता देखते हैं तो वो सीधे ही उस लड़की को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद में उसके ससुराल के खिलाफ केस दर्ज करा देते हैं। अब पुलिस की जो कार्रवाई का तरीका होता है, हालांकि उसका जबड़ा सूजा हुआ लग रहा था, पिटाई के निशान लग रहे थे, लेकिन फिर भी उनका एक प्रोसेस होता है कि मेडिकल चेकअप होता है, क्या क्या इंजरी हुई उसमें आ जाता है। तो इस प्रोसेस से गुजरना होता है। तो पुलिस वाले जब उस लड़की को इस मेडिकल कराने के लिए ले जाते तो उसमें पता चलता है कि उसके कान का पर्दा फटा हुआ, इसीलिए उसको इतना तेज़ दर्द हो रहा था। जो उसके पति ने थप्पड़ मारा था उससे उसका कान का पर्दा फट गया। लेकिन वो लड़की करे तो करे क्या, अपने पति से बोला दवाई दिलाओ, लेकिन उसने कुछ सुना नहीं। ये जब स्पष्ट हो जाता है कि उसके पर्दा फट गया, उसके पति ने प्रताड़ित किया, अब ये केस चलने लगता है और केस लगभग ये 3 साल तक चलता है। और इसी बीच में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम अर्जुन कक्कड़ होता है। जब अर्जुन कक्कड़ से मुलाकात होती है, हालांकि वो वहाँ रह के मायके रह के अपना वही मेकअप का काम करने लगती है। और अब जब अर्जुन से मुलाकात होती है तो वो व्यक्ति को सारी बातें ये बताया करती थी, वो अपनी बातें इस लड़की को बताया करता था और ये सारी बातें अपनी बीती उस लड़के को बताया करता। ये बातों ही बातों में कब इनकी बातें मुलाकातें प्यार में बदल जाती, इन्हें खुद पता नहीं चलता है कि आखिरकार हम दोनों में प्यार कैसे हो गया। बहुत से लोग होते हैं कि डेटिंग करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, तब जाके उन्हें समझ में आता अरे हमें तो इससे प्यार है, लेकिन उसको पता ही नहीं चला उन दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो जाता और ये दोनों इजहार भी कर लेते हैं प्यार का। उसके बाद में अब ये शादी का फैसला भी कर लेते, लेकिन अभी तलाक नहीं हुआ। फाइनली 3 साल के बाद जो केस चल रहा था उसमें डिवोर्स हो जाता, यानी कि इन लोगों का तलाक हो जाता। और तलाक होने के बाद में उस लड़की के जीवन में फिर से एक बार खुशी आ जाती है और वो भी सोच लेती है कि ये जो अर्जुन नाम का व्यक्ति है शायद इसी के साथ में मेरी आगे की ज़िंदगी कटेगी। जो उसको समझता था, उसे अच्छे से बोलता था। फिर अर्जुन ने उस लड़की के माँ बाप से घर पे जाके बात की कि तुम अपनी लड़की और उसकी जो छोटी लड़की बच्ची है उसकी चिंता मत करो, वो मेरी बेटी की तरह है, मैं इसे अच्छे से रखूँगा, मेरी शादी कर दो। उसके बाद में जो उस लड़की के घर वाले होते हैं वो अपनी बेटी की शादी अर्जुन कक्कड़ के साथ में कर देते हैं। जो अब अर्जुन उसका पति बन चुका था, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता था। और ये जो लड़की थी ये भी अब एक मेकअप आर्टिस्ट बन जाती है और दिल्ली की जानी मानी हस्ती बन जाती है दिल्ली में, जो कि शायद है कि कोई इसे जानता ना हो। और ये लड़की का जो नाम है अंजलि मानचंदा कक्कड़ है, जो कि आज की जानी मानी हस्ती है। और अब एक समय ये खुद ही पैसों के लिए मोहताज थी, लेकिन आज के समय पे ये 20-20 वर्कर रखती है अपने मेकअप के, जो उसका ऑफिस होता है, दुकान जिसे हम नॉर्मली भाषा में बोल सकते हैं, उसमें 20-20 वर्कर रखती है, काम करते हैं। अब ये दिल्ली की जानी मानी मशहूर मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो दोस्तों कैसी लगी इनकी ये ज़िंदगी की जो लाइफ की स्टोरी, ये सच्ची स्टोरी है। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और स्पेशल ये जो लड़कियां होती हैं जो लव मैरिज के चक्कर में पड़ जाती, स्पेशल उन्हें ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए और इससे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए कि जो अंजलि ने किया वो आप लोग ना करें। हालांकि अंजलि ने दोबारा भी अपनी ही पसंद से लड़का चुना था जो कि अर्जुन, लेकिन वो अंजलि का हर किसी चीज़ में साथ देता था, चाहे वो दिल्ली में रह कर के मेकअप का काम करे या कहीं बाहर बुकिंग पे जाए, वो कभी रोकता नहीं था, टोकता नहीं था, ऑब्जेक्शन नहीं उठाता था। तो
इंसान पहचानो। इंसान ऐसा नहीं है कि सारी लव मैरिज बेकार होती, लेकिन लगभग 90% लव मैरिज सक्सेस नहीं होती। इसीलिए कहते हैं अपने माँ बाप का कहना मानो, क्योंकि माँ बाप सपोर्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता लड़की अपने मन से जब लव मैरिज कर लेती तो माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि माता पिता का कहना मानो। दोस्तों, अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर दें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े। और इस तरह की और भी कहानी स्टोरी चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद में एक घंटी आएगी उसे दबा करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी कहानी आप तक पहले पहुँचती रहे। फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।